हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MIM दिल्ली के प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज़ साहब। हम उनसे बात करेंगे दिल्ली की सियासत की और दिल्ली से फिर हम सफ़र शुरू करके उत्तर प्रदेश तक चलेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो सियासत होती है उसका असर उत्तर प्रदेश पर ज़रूर पड़ता है। आज MIM दिल्ली में एक तरीक़े से शबाब पर पहुंच रही है। जिस किस्म की रैलियों में भीड़ हो रही है उसको देखकर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस या दूसरी सेकुलर जमातें, वो हैरान और परेशान हैं। तो हम बात करते हैं, क्या लग रहा है आपको? आप रैलियां कर रहे हैं, अभी गालिब इंस्टीट्यूट में किया, वहाँ बिल्कुल भरे हुए लोग थे। कल आपने रैली की जमुना पार में, वहाँ बिल्कुल एक हज़ारों लोग निकल आए, जबकि अभी कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है। कैसा लग रहा है? क्या क्या आपको दिख रहा है? देखिए, ये अल्लाह की अता है, लेकिन दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया और ठगा, और हर मोर्चे पर ठगा, और ख़ास तौर से 2020 में तो इंतहा हो गई जब दिल्ली ने 3 बड़े सहाने देखे। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी की तलबा पे जो दिल्ली पुलिस का ज़ालिमाना हमला हुआ, उसके बाद CA के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ और फिर कोरोना आया। इन तीनों मामलात में जो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, और टारगेट करने में बीजेपी कर रही थी, टारगेट समझ में आता है, बीजेपी तो हमारे वजूद की दुश्मन है, लेकिन उसको जो सपोर्ट खुलकर अरविंद केजरीवाल ने किया, वहाँ से मुस्लिम कम्युनिटी का दिल टूट गया और वो कम्युनिटी बहुत हिरासा हो गई कि आखिर हम 70 साल से कांग्रेस को करते चले आए, उसने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया कि हम इतने बैकवर्ड हो गए कि दलितों से नीचे चले गए। दूसरा, जिस शख्स को हमने 100% वोट देकर 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसका इस कदर ऐसा रवैया हमारे साथ कि जब हमारे लाल जब दुनिया से यानी उनको कत्ल किया जा रहा था और पूरी कौम जख्म से करा रही थी, तब भी ये शख्स उनसे मिलने नहीं आया, जबकि दिल्ली दंगों में भी ये मौन व्रत धारण करके गांधी समाधि पे जाकर बैठ गया। तो ऐसे हादसों ने कौम को अंदर से झकझोर दिया और कौम इस बात पे पूरी तरीके से तैयार हो गई कि अब हमें अपनी क़यादत चाहिए इस खला को पुर करने के लिए। तो उसके पास कोई मुतबादिल नहीं था, तो वो मजलिस जो है उस मुतबादिल बनकर उभरी है। और जैसे जैसे हम कम्युनिटी के पास जा रहे हैं तो सच्चाई ये है कि जो पब्लिक है, आम आवाम है, उसमें इस कदर मोहब्बत है मजलिस के लिए कि हमारे कार्यकर्ता कम पड़ रहे हैं। हमसे कई पत्रकारों ने ये शिकायत करी कि साहब पब्लिक आपको ढूंढ रही है लेकिन आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो इसलिए हमने पूरा कैडर बनाया, 5000 लोगों का कैडर कैंप की हमने तैयारी की। तो ये जो आप जो प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जो ऐवान गालिब फुल था, कल भी जो हमारा मुस्तफ़ाबाद में प्रोग्राम हुआ, ये सब कैडर कॉन्फ्रेंसेज हैं। तो कैडर हमने ऐसा तैयार किया, चूँकि 5000 कैडर चाहिए हमें, जो कम से कम हमारी 70 सीटों को हमें इस लायक बना सके कि हम जीत सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि आम आवाम मजलिस को और ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद एक्सेप्ट कर चुकी है और जितनी मोहब्बतों से और जो जोश से नवाज रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ख़ास तौर से MCD चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। देखिए, भीड़ कह रहे हैं कि भीड़ तो जमा हो जाती है, चूँकि ओवैसी साहब अच्छा बोलते हैं, ओवैसी साहब के जो पार्टी में लोग हैं वो भी अच्छा बोलते हैं, क्योंकि मुसलमानों से हमदर्दी जाहिर करते हैं, तो इसलिए भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन भीड़ में और वोट में बड़ा फ़र्क होता है। क्या आप इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करने की कोई पॉलिसी रखते हैं क्या? नहीं, मैंने यही अर्ज़ किया आपसे कि ये भीड़ नहीं है, ये हमारा कैडर है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हमें भी मालूम है कि भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए आपको कैडर चाहिए। कैडर ही घरों से निकालकर बूथ तक लेकर आता है और उसे वोट में तब्दील कराता है। तो दिल्ली में हमने ये पूरा एक सिस्टम बनाया, वेल प्लानिंग की, और उसको बाकायदा हमने एग्जीक्यूशन ऐसा किया है कि इसको हमने 70 सीटों में बांटा है। उसमें तकरीबन 35 मुस्लिम बहुल हैं और 35 दलित बहुल हैं। वहाँ का जो कैडर बनाया हमने, दिल्ली को 4 हिस्सों में बांटा, SDMC, NDMC, EDMC और रिजर्व वार्ड, 4 हिस्सों के अलग अलग जिम्मेदार बनाए। फिर उनके अंडर में ये कैडर हैं। आपने जो ऐवान गालिब में प्रोग्राम देखा वो NDMC का आधा हिस्सा था। कल जो प्रोग्राम हुआ वो EDMC का आधा हिस्सा है। अभी EDMC का बाकी आधा हिस्सा भी और आएगा। तो इस तरीके से हमने 4 जगह बांट करके, क्योंकि अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कोई रैली नहीं करी है दिल्ली में, अभी कोई सभा नहीं की है उन्होंने। अभी तो सिर्फ उनके कारिंदे
जब मुझ पे उन्होंने जिम्मेदारी दी दिल्ली की सदर की, तब से मैंने जो मेहनत करनी शुरू की है, तो मैंने अभी अपने लेवल पे ये सारा काम किया है। अब जाहिर बात है जब हमारे कायद आएंगे तो इसमें चार चांद लगेंगे। पब्लिक उनकी दीवानी है, और ये कई जगह से हमें शिकायत मिली थी कि साहब पब्लिक तो आ जाती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती। तो उसी के लिए हमने इसको सिस्टमाइज़ किया, कैडर बनाया, ताकि चुनाव में चाहे कितनी बड़ा चुनाव हो, हमारा कैडर हमारे वोटर को घर से निकाल कर बूथ तक लेकर आए और वोट में कन्वर्ट कराए। जो दिल्ली का प्रेसिडेंट होता है किसी भी पार्टी का, उसका यूपी में बहुत असर होता है। आपने देखा होगा 2017 में शीला दीक्षित को बाकायदा यूपी का उम्मीदवार तक बना दिया गया था, सीएम का उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया था शीला दीक्षित को। तो इसी तरीके से जो एमआईएम के लोग हैं यूपी में, वो दिल्ली की रैलियों को भी देख रहे हैं, कलीमुल हफीज़ साहब को भी देख रहे हैं। क्या रोल रहेगा यूपी इलेक्शन में आपका? नहीं, देखिए, दिल्ली में पॉपुलेशन माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, ख़ासतौर से मुस्लिम्स में मेजॉरिटी जो है वो उत्तर प्रदेश की है और उसमें भी वेस्टर्न यूपी की है। तो दिल्ली में हम जो भी काम कर रहे हैं इसका सीधा सीधा असर जो है वो वेस्टर्न यूपी में हो रहा है और यूपी में हो रहा है। इसी तरीके से जो यूपी में हमारा काम चल रहा है उसका असर हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो एक तो हमारा रोल ये है। दूसरा रोल हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है वो एक नेशनल पार्टी यानी नेशनल पॉलिटिक्स में एक मुतबादिल बन के उभरे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से एमआईएम को कामयाबी हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र में मिली, फिर बिहार में मिली, फिर अभी हालिया गुजरात में मिली है, अब उत्तर प्रदेश में तैयारी है, दिल्ली में मैं काम कर ही रहा हूँ, राजस्थान में अब लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे ये एक मुसलमानों के दिल में ये एक उम्मीद जगी है कि आखिर अब तक हमें हाशिए पर डाल दिया गया और सारी नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारा सिर्फ इस्तेसाल किया, लेकिन हमारे नेशनल मुद्दे कभी हमारे संसद में डिस्कस नहीं हुए। वो इंशाअल्लाह मजलिस के थ्रू उनके सारे मसाइल न सिर्फ संसद में उठेंगे बल्कि उनके हल भी पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाह। सेकुलर पार्टियों की कह रहे हैं कि नींद उड़ी हुई है, क्योंकि मजलिस जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, मुस्लिम उनकी तरफ खिंच कर आ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई आपने नींद उड़ा दी है? नहीं, देखिए, नींद तोड़नी उनकी तय है, क्योंकि उन्होंने जो बेवकूफ़ अब तक बनाते चले आए एक कम्युनिटी को, और वो एक कम्युनिटी अपना भला सोचना शुरू कर देगी तो जाहिर बात है वो भी जो भी ठग रहता है उसकी नींद उड़ जाती है। दूसरी बात ये कि उनके पास अब भी वक्त है, जो नाम नहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं वो अब भी मुसलमानों के लिए प्रपोजल लाएं। अभी जो तिरंगा यात्रा निकाली एमआईएम ने बॉम्बे में, तो वहाँ पे इम्तियाज़ जलील साहब जो वहाँ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि इसी सेशन में अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी अगर इसी सेशन में मुसलमानों का जो 5% रिजर्वेशन बिल है, जैसे हाई कोर्ट ने भी कह दिया, अगर वो ले आती है और रिजर्वेशन दे देती है तो हम जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं वो नहीं लड़ेंगे। तो ये मिसाल पेश करें, अगर ये सच्चे हैं तो, और सच्चे नहीं हैं तो इनकी नींद उड़ना चाहिए। अभी तो नींद उड़ी है, अभी तो इनके कपड़े भी फटेंगे, अभी तो इनके चेहरे पे कालिक भी पुतेगी, अभी तो इनको अपने उन इलाकों से भागना भी पड़ेगा और इनको उसमें घुसते हुए 10 दफ़े सोचना पड़ेगा कि आखिर हमने जिस कम्युनिटी को अब तक बेवकूफ़ बनाया उसका हम सामना कैसे करेंगे। जिस तरीके से किसानों के बिल में बीजेपी का उम्मीदवार एमपी और एमएलए और मंत्री अपने किसानों के गांव में नहीं घुस पा रहे थे, वहाँ पे लोगों ने बाकायदा बैन कर दिया था। इसी तरीके से आप देखना हम मुसलमान इन नाम नहाद सेकुलर पार्टीज़ को अपने इलाकों में बैन कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अब तक सिर्फ उनका बेवकूफ़ बनाया इसलिए। नहीं, कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हम यूपी में अपना सीएम बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब यूपी में सीएम बनाएंगे तो फिर दिल्ली में भी सीएम बनाएंगे। लेकिन जो सियासी तज्जिया निगार हैं उनका कहना है कि मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो क्या वाकई ये मजाक हो रहा है कि सियासत हो रही है? देखिए, सियासत जो है, पूरे हिंदुस्तान की सियासत को अगर आप एक नज़र डालें तो लोग ग्रुप में वोट करते हैं। ग्रुप में भी जाहिर बात है ज़्यादातर ज़ात बेस्ड ग्रुप होते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये साहब ठाकुर समाज है, ये दलित समाज है, ये जाट समाज है। वो सब ग्रुप में वोट करते हैं। उन सब की परसेंटेज किसी की 5 है, किसी की 3 है, किसी की 8 है, किसी की 10 है। मैक्सिमम जो दलितों में जाटव समाज है उसकी 10 है, लेकिन मुसलमानों की तो 15% है। तो जब सारे समाज अपने नेता को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो आखिर मुसलमान अपने नेता के लिए ऐसा ख्वाब क्यों नहीं देख सकता। दूसरी बात, जब आप मुत्तहिद होते हो, आपको याद होगा जब काशीराम का मूवमेंट शुरू हुआ था तो उनका एक नारा था कि तिलक तराजू और तलवार
इनमें मारो जूते चार, इस तरह का नारा था जिनके खिलाफ वो पार्टी आई। लेकिन जब उन्होंने अपने दलित वोट को अपने पीछे मुत्तहद कर लिया तो उसके फौरन बाद ब्राह्मण समाज भी उनके साथ अलायंस करने लगा, और दूसरे समाज भी पहुंच गए, मुसलमान भी उनके साथ थे और भी लोग थे साथ। आज भी ब्राह्मण समाज जो है मायावती जी के साथ है, तो ऐसे ही मुसलमानों के साथ होगा। एक बार मुसलमान एकजुट तो हों, फिर सारे समाज इनके साथ आ जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, सारे समाज आके ये कहेंगे कि ओवैसी साहब हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं क्योंकि आपके पास ताकत है। लेकिन मुसलमानों ने कभी इस जाविये से सोचा नहीं। इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने उनको डरा और ये खौफ दिला के रखा कि तुम मुत्तहद मत हो जाना, कोई और मुत्तहद हो जाएगा। अरे मुसलमान तो मुत्तहद हुए नहीं, लेकिन कोई और मुत्तहद हो गया, और ऐसा मुत्तहद हुआ कि न सिर्फ वो मरकज़ में उसकी हुकूमत है, हिंदुस्तान के बेशतर सूबों में भी उसकी हुकूमत है। तो इसलिए मुसलमानों अब ना डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को अगर सियासी तौर पर मुत्तहद करते हैं तभी आप एक ताकत बनेंगे, तभी आप एक कुव्वत बनेंगे, तभी आप हिंदुस्तान के धारे मुल्क की भी खिदमत कर सकेंगे और अपनी भी खिदमत कर सकेंगे। आखिरी सवाल कि जब भी मुसलमानों के इत्तेहाद की बात होती है, उनके एकता की बात होती है, तो उसको तकसीम से जोड़ दिया जाता है, बंटवारे से जोड़ दिया जाता है। लोग कहते हैं कि एक बार फिर मुसलमान मुत्तहिद हो रहा है और मुल्क फिर बट जाएगा। क्या ऐसा कोई मतलब वाकई इसमें सच्चाई है या महज ये एक डराने वाली सियासत है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो बेस है, जिसकी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार दुहाई देते हैं, वो है हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान। जो भी शख्स हिंदुस्तान का संविधान को मानेगा वो देश से मोहब्बत करेगा, वो देश को कभी नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता, और सही मानों में वही राष्ट्रभक्त है, वही देशभक्त है, उसी को आप कहना चाहिए सच्चा हिंदुस्तानी। तो मजलिस का ये पैगाम है कि मुसलमानों इस संविधान को सीने से लगा लो। यही संविधान आपको सारे वो अधिकार देता है जिसके थ्रू आप इस मुल्क की खिदमत कर सकते हो और उसी के थ्रू आप अपनी खिदमत कर सकते हो। इसलिए लोग जो आपको बंधुआ वोट समझते हैं वो इस तरह की बातें करेंगे कि मुसलमान एक हो गया तो पता नहीं क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। अरे नहीं होगा। क्यों? जब बंटवारा हो रहा था इस मुल्क का और मज़हब की बुनियाद पर बंटवारा हो रहा था, तब हमारे बुज़ुर्गों को ये ऑप्शन था कि हम अपने मज़हब वाले मुल्क में चले जाएं। जब हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, हमने जिन्ना की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, हमने वीर सावरकर की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और हमने गांधी की और मौलाना आज़ाद की थ्योरी को एक्सेप्ट करके और इस मुल्क में रहना पसंद किया था। तो हम दूसरे और शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा इस मुल्क के हकदार हैं। हमारा इस मुल्क पे भी हक है और हम इसके अपनी वफादारी हम हर बार साबित करते रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साबित करेंगे। इसलिए हमारे इत्तेहाद से इस मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा, मुल्क की जमहूरियत मजबूत होगी, और जब पिछड़ा और दबा कुचला वर्ग मजबूत होगा तो सही मायनों में वही देश की खिदमत होगी। तो ये थे कलीमुल हफीज़ साहब, जिन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मुत्तहिद होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क तकसीम होगा, क्योंकि अगर हमें जाना होता अपने मजहबी मुल्क में तो हम 47 में ही चले गए होते। बहरहाल ये जो मजलिस है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें कोई शक नहीं कि सेकुलर जमातें परेशान हैं। अब देखना ये है कि क्या वाकई जो दावे कलीमुल हफीज़ साहब ने किए हैं कि दरअसल ये जो भीड़ है ये भीड़ नहीं है बल्कि वोट है, और अब मजलिस की तरफ तेज़ी से लोग आ रहे हैं। अब देखना यह है कि नतीजा क्या होता है, सियासत का ये ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, MMC न्यूज़।